गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएस क्लास। स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में अपना चैप्टर शुरू किया था वीमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म, जहां पर हम कुछ पार्ट जो है पढ़ चुके हैं। आज इसका ये सेकंड पार्ट रहेगा। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर एंड यू कैन से दिस वीडियो लेक्चर, हम देख लेते हैं कि बचे हुए क्या क्या पार्ट हमारे पास है। हम यहाँ पर इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को पढ़ चुके हैं, किस प्रकार से धीरे धीरे चेंजेस हुआ सोसाइटी में उनके बारे में पढ़ चुके हैं। विडो जो लाइफ है उसके बारे में क्या चेंजेस आए, एंड गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे वीमेन राइट अबाउट वीमेन। मीन्स वीमेन ने वीमेन के जीवन के बारे में लिखा कि किस प्रकार से वो जीवन व्यतीत करती है, किस प्रकार का जीवन उनका रहता है, उसके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म्स, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि चैप्टर हमारा क्या है, वीमेन कास्ट मीन्स, तो यहाँ पर कास्ट और सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड बात करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि हमारी सोसाइटी में एक रैंक ऐसा भी था कि जो कि बिल्कुल आप कह सकते हो बॉटम में था, तो उनके लिए इक्वालिटी, जस्टिस, इन सब की डिमांड की गई, वो किस तरीके से की गई, उन सब चीजों को देखेंगे। यहाँ पर हम गुलामगिरी के बारे में पढ़ेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट हु कुड एंटर द टेम्पल्स एंड नॉन ब्राह्मण जो मूवमेंट्स थी, उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बाकी बचा पार्ट जो है वो आपका यहाँ पर रहेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो वीमेन है वो वीमेन के बारे में क्या लिखती हैं। इफ वी थिंक अबाउट इन द अर्ली 20th सेंचुरी, बेगम्स ऑफ भोपाल played a notable role in promoting the education among women. मीन्स वीमेन एजुकेशन को बढ़ावा देने में जो भोपाल की बेगम थी, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। They founded a primary school for girls at अलीगढ़। उन्होंने अलीगढ़ के अंदर क्या किया, एक गर्ल्स स्कूल ओपन किया ताकि फीमेल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही साथ जो बेगम रोकिया शेखावत थी, आप कह सकते हो रोकिया हुसैन थी, शी स्टार्टेड स्कूल्स फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन पटना एंड कलकत्ता। Indian women started going to universities also by the 1880s, where they were trained to be doctors and some became teacher etc. तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो जो वीमेन थी उन्होंने प्रयास किया वीमेन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, अब इनके लिए उन्होंने कुछ ने स्कूल ओपन किए, कुछ ने आप कह सकते हो मुस्लिम, आप कह सकते हो मदरसा टाइप में, मीन्स इस तरीके से स्कूल ओपन किए ताकि गर्ल्स को वहां पर एजुकेशन मिल सके। ठीक है, और 1880s के अंदर सिचुएशन ये रही कि यूनिवर्सिटीज के अंदर वीमेन जाने लगी, जहां पर वो एक डॉक्टर और प्रोफेशनल जो है उनको अपनाने लगी। पंडिता रामाबाई wrote a book about the miserable life of the upper caste Hindu women. अब हमने यहाँ पर टॉपिक यही पढ़ रहे हैं ना, वीमेन राइट अबाउट वीमेन। तो पंडिता रामाबाई ने क्या किया, एक बुक लिखी, और उस बुक में क्या दिया गया है कि हिंदू वीमेन जो है अपर कास्ट की, उनकी मिजरेबल लाइफ कैसी होती है। दे वर जस्ट ओनली कंसिडर द प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड एंड पेरेंट्स। तो उन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया गया। Even many Hindu nationalists felt that Hindu women were adopting Western ways and that this would corrupt Hindu culture and erode family values. अब बहुत सारे जो हिंदू पीपल थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इस चीज का आप कह सकते हो विरोध किया। उस विरोध में उन्होंने क्या कहा कि जो हिंदू वीमेन है उनको क्या मिलेगा, वो वेस्टर्न कल्चर को अपनाएंगी। अगर वो वेस्टर्न कल्चर को अपनाएंगी तो हिंदू कल्चर जो है वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। एंड बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी वीमेन रोट बुक्स। वीमेन ने जो थी बुक्स लिखी, कुछ मैगजीन्स लिखी, और कुछ ने स्कूल्स और ट्रेनिंग सेंटर सेटअप किए, जहां और कुछ ने वीमेन एसोसिएशन बनाई ताकि उनको इक्वल राइट प्रोवाइड किया जा सके। Even they form political you can say group also to push through laws for the female suffrage, ताकि फीमेल को राइट टू वोट मिल सके। अब स्टूडेंट यहाँ पर वर्ड है सफरेज, सफरेज का मतलब है राइट टू वोट, ध्यान रखना। एंड बेटर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फॉर वीमेन। तो इनके लिए वीमेन ने क्या किया, कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स या कुछ एसोसिएशन बनाने शुरू की ताकि फीमेल को राइट टू वोट मिल सके, उनकी हेल्थ केयर के लिए भी ध्यान रखा जा सके, और उनको एजुकेशन को भी बढ़ावा मिल सके। In the 20th century, Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose, they extended their support to the demand for the greater equality and freedom for women. इन दोनों फ्रीडम फाइटर्स ने क्या किया, इन दोनों ने प्रयास किया कि वीमेन को क्या मिले, इक्वालिटी मिले, साथ ही साथ मोर फ्रीडम प्रोवाइड की जा सके। दे मस्ट बी इक्वल लाइक मैन, मीन्स जितने मैन है, जो राइट मैन को मिले हैं उतने ही वीमेन को भी मिलने चाहिए। इन सब चीजों के लिए इन सब ने प्रयास किया। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है,
वीमेन ने प्रयास किया जिनके माध्यम से वीमेन को इक्वल राइट प्रोवाइड किया जा सके, जिसके अंदर बहुत सारे जो आप कह सकते हो लिबरल मेल मेंबर थे, उन्होंने भी इसके लिए प्रयास किया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका वीमेन से रिलेटेड। अब हम इस चैप्टर के सेकंड पोर्शन पे जाते हैं, कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म्स के बारे में। तो अब यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे वो कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। The Pratna Samaj adhered to the tradition of Bhakti that believed in the spiritual equality of all caste. अब प्रार्थना समाज ने क्या किया, स्पिरिचुअल इक्वालिटी हर एक कास्ट की है उसके बारे में बात की। ब्राह्मण्स मंडली फाउंडेड इन बॉम्बे इन 1840 वर्क फॉर द अबोलिशन ऑफ कास्ट। उसने क्या किया, कास्ट के अबोलिशन के लिए काम किया। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द 19th century, Christian missionaries, they began setting up schools for the tribal groups and you can say lower caste children. तो इस तरीके से इन व्यक्तियों को इक्वलिटी प्रोवाइड करने के लिए प्रयास किया गया। तो इनमें प्रार्थना समाज जो था उन्होंने कहा कि सभी की सभी जितनी भी कास्ट है, हर एक कास्ट जो है इक्वल है। इसके लिए एक मंडली बनाई गई, ब्राह्मण्स मंडली, बॉम्बे के अंदर 1840 के अंदर, जहां पर कास्ट को अबोलिश करने की बात की गई। इसी 19th सेंचुरी के दौरान में जो क्रिश्चियन जो मिशनरीज थे, आप कह सकते हो जो क्रिश्चियन पीपल थे, उन्होंने क्या किया, अभी क्रिश्चियन मिशनरीज का मतलब है वो अपने धर्म का प्रचार करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने ट्राइबल और लोअर कास्ट जो पीपल थे उनके लिए क्या किया, वो उनके लिए प्रयास किया उन्होंने कि वो उनके लिए स्कूल ओपन करे ताकि उनको एजुकेशन मिल सके। सो एट द सेम टाइम द पुअर फ्रॉम द विलेज एंड स्मॉल टाउन्स, पीपल फ्रॉम लो कास्ट, दे बिगेन मूविंग टू द सिटीज वेयर देयर वाज अ न्यू डिमांड फॉर लेबर। अब नई डिमांड जो लेबर की थी वो बढ़ने लगी। Some also went to work in a plantation work in Assam, ठीक है, एंड इनमें से कुछ इंडोनेशिया या कुछ आप कह सकते हो दूसरे एरिया में गए। For the poor and the people from lower caste, it was an opportunity to get away from the oppressive system of the upper caste landowners exercise over their lives and daily humiliation they suffered. अब ये व्यक्ति, इनमें से कुछ व्यक्ति जो थे वो प्लांटेशन एरिया में क्यों गए, ताकि वो अपने एरिया को छोड़ के जा सके, क्योंकि यहाँ पर वो लोअर कास्ट है, अपर कास्ट के पीपल हमेशा उनको एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं। तो वो उस एक्सप्लॉइटेशन से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, वो उस एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया के प्लांटेशन एरिया में जाने लगे ताकि वहां पर वो जॉब कर सके और इस प्रकार की जो ह्यूमिलेशन या सफरिंग है उससे बचा जा सके। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रयास किया। ओके, तो इस तरीके से देख लीजिए कि अब डिमांड जो थी वो इक्वालिटी के लिए बढ़ने लगी। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिमांड्स फॉर द इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो इस आधार पे अगर हम बात करते हैं, बाय द सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, नॉन ब्राह्मण कास्ट में जितनी भी नॉन ब्राह्मण कास्ट थी, दे बिगेन ऑर्गेनाइजिंग मूवमेंट्स किस चीज के खिलाफ, अगेंस्ट द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अगेंस्ट द यू कैन से जो सोशल इनइक्वालिटी है, जो उनके साथ सोशल इनजस्टिस होता है, उन सब के खिलाफ उन्होंने क्या किया, मूवमेंट स्टार्ट करनी शुरू कर दी। ठीक है, जितने भी नॉन ब्राह्मण पर्सन थे उन सब ने। द सनातनी मूवमेंट, इट वाज फाउंडेड बाय द घासीदास who work as the leather worker and organize a movement to improve their social status। अब इन्होंने जो आप कह सकते हो सतनामी एक मूवमेंट चलाई। इस सतनामी मूवमेंट के अंदर उन्होंने, जो कि एक लेदर वर्कर्स थे, उन्होंने इस मूवमेंट के अंदर अपने सोशल स्टेटस को इंक्रीज करने के लिए या उनकी जो प्रजाति आप कह सकते हो उनके जो कास्ट से बिलोंग करने वाले व्यक्ति है उनकी सोशल स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। इन द ईस्टर्न बंगाल, हरिदास ठाकुर क्वेश्चनड द ब्राह्मिकल टेक्स्ट, जो ब्राह्मणों का टेक्स्ट है, ठीक है, जो कि कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करता है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि क्या ये करेक्ट है और नहीं, क्या ये हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है या नहीं, क्योंकि भगवान ने जब पैदा किया तो ऑल आर फ्री एंड इक्वल। तो ये किस प्रकार की बात है। इसी प्रकार से श्री नारायण गुरु प्रोक्लेम द आइडियल्स ऑफ द यूनिटी फॉर हिज पीपल। श्री नारायण गुरु थे, उन्होंने क्या क्या प्रोक्लेम, घोषणा की इस चीज की कि ऑल पीपल आर इक्वल एंड ऑल मस्ट बी यूनाइट। He argued against the treating people unequally on the basis of the caste difference। कास्ट डिफरेंस के आधार पे आप कह सकते हो जो ये प्रॉब्लम आती है उनके खिलाफ उन्होंने आर्ग्यूमेंट की। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ेंगे गुलामगिरी के बारे में, क्योंकि हम कास्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो गुलामगिरी की बात करते हैं। क्योंकि जो लोअर कास्ट के पर्सन्स थे, तो अपर कास्ट के कुछ व्यक्ति इनको क्या करते थे, दास प्रथा के रूप में अपने पास रखते थे, गुलामों की तरह उनको जीवन व्यतीत करना पड़ता था उन व्यक्तियों को। तो अपर कास्ट के पास वो एक तरीके से गुलामों की तरह से रहते हैं। तो गुलामगिरी इसके अंदर देखिए क्या मिलता है। ज्योतिबा फुले, he was born in 1827,
to develop his own ideas about the injustice of the caste society. According to him, Brahmins were Aryan and they were considered as a foreigners. They came in India from the outside of the subcontinent. They defeated and subjugated those who had lived here before the coming of the Aryans. उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण्स अपने आप को आर्यन मानते हैं, आर्यन तो फॉरेन्स है, वो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पार्ट है ही नहीं है. उन्होंने क्या किया, वो हमारे इंडिया में आए, उन्होंने हम यहाँ पर रहने वाले व्यक्तियों को के ऊपर अटैक किया और उसके बाद यहाँ पर बसने लगे. तो दे आर द फॉरेनर्स, वो तो फॉरेनर्स है. Fully said that the upper caste had no right to their land and power. और उन्होंने कहा कि जो अपर कास्ट वाले कहते हैं कि ये लैंड हमारी है, यहाँ पर हमारा अधिकार, उनका तो कोई अधिकार ही नहीं है, बिकॉज दे वर द फॉरेनर्स. वो अपने आप को आर्यन बोलते हैं. ठीक है. तो इस तरीके से ज्योतिबा फुले ने अपने इस आइडिया को सामने पेश किया. He claimed that before Aryan rule there existed a golden age when warriors, peasants, they tilled the land and ruled the Marathas countryside fairly. उन्होंने कहा कि उस समय की बात है जहां पर चाहे वॉरियर की बात करें चाहे पीजेंट्स की बात करें, सभी एग्रीकल्चर करते थे और उस वक्त इस कंट्री साइड में मराठा एम्पायर था जो बड़े फेयर मैनर से काम करता था. He proposed that Sudras and Ati Sudraj should unite to challenge the caste discrimination. जितने भी सुद्राज पर्सन है, they must have collective identity and they must unite and they should you can say protest against the discrimination. सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले के द्वारा बनाया गया जिसके अंदर कास्ट इक्वलिटी के ऊपर प्रयास किया गया या आप कह सकते हो स्ट्रेस डाला गया. तो आपसे यहाँ पर 1 मार्क्स क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि सत्य शोधक समाज किसने बनाया? ज्योतिबा फुले ने. In 1873 फुले wrote a book named गुलामगिरी. तो 1873 के अंदर फुले wrote a book named गुलामगिरी जिसका मतलब होता स्लेवरी. And 10 years before this the American Civil War led to the end of the slavery in America. अगर हम 1873 की बात करते हैं तो गुलामगिरी नामक एक बुक जो है ज्योतिबा फुले ने लिखी जिसका मतलब स्लेवरी है. इसके अंदर बताया गया कि स्लेवरी किस प्रकार से दुखदायक एंड मिजेबल कंडीशंस होती है. इससे 10 साल पहले अमेरिका के अंदर एक सिविल वॉर हुआ था जहां पर अमेरिका से स्लेवरी था उसे खत्म कर दिया गया था. He dedicated his book to all those Americans who had fought to free these you can say slaves. इन स्लेव्स को फ्री करने के लिए आप कह सकते हो जो प्रयास किया गया था अमेरिका के अंदर उनको डेडिकेट किया गया था. फुले वाज कंसर्न्ड अबाउट द प्लाइट ऑफ द अपर कास्ट वीमेन आल्सो and the miserable conditions of the you can say laborer and the humiliation of the low caste. इन सब के प्रति उन्होंने चिंता जताई कि इनकी दयनीय स्थिति होती है जिसके अंदर प्रॉब्लम होती है. तो ज्योतिबा फुले ने जो था इस गुलामगिरी के माध्यम से इनकी मिजरेबल कंडीशन को दर्शाने की कोशिश की है. अब लास्ट जो टॉपिक आता है कि हु कुड एंटर द टेंपल, इसके अंदर देख लेते हैं. 1927 के अंदर अंबेडकर स्टार्टेड अ टेंपल एंट्री मूवमेंट सपोर्टेड बाय द मेहर कास्ट. मींस क्योंकि उस वक्त जो लोअर कास्ट के पर्सन थे पुराने टाइम में वो टेंपल्स के अंदर एंटर नहीं कर सकते थे. तो 1927 में अंबेडकर ने क्या किया, टेंपल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट की. ब्राह्मण पृष्ठ दे वर आउटरेज्ड व्हेन दलित यूज्ड वाटर फ्रॉम द टेंपल टैंक. वो बहुत ज्यादा गुस्सा होते थे. Ambedkar led 3 such movements for the temple entry between 1927 to 1935. उनका मेन एम क्या था कि सोसाइटी के अंदर ये जो कास्ट प्रिजुडिशियस है, जो कास्ट से रिलेटेड जो ये प्रॉब्लम्स है कि ये पर्सन आप कह सकते हो उनको इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ता है कि ये व्यक्ति लोअर कास्ट है और वो इन सब चीजों को यूज नहीं कर सकते, तो उनके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट करने की बात की. तो इस तरीके से अंबेडकर ने ये बात की क्योंकि अपर कास्ट एंटर कर सकते थे, लोअर कास्ट एंटर नहीं कर सकते थे. तो एंटर कौन नहीं कर सकता और क्यों नहीं कर सकता, इस चीज के लिए प्रयास किए गए. ओके, अब देखते हैं नॉन ब्राह्मण मूवमेंट. द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन यू कैन से मूवमेंट स्टार्टेड बाय दोज नॉन ब्राह्मण कास्ट दैट हैड एक्वायर्ड एक्सेस टू एजुकेशन, वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस. जिनको एजुकेशन, वेल्थ और इन्फ्लुएंस मिल चुका था और उनको हमेशा लोअर कास्ट ही माना जाता था, उन व्यक्तियों, उन नॉन ब्राह्मण व्यक्तियों के द्वारा इस मूवमेंट को चलाया गया. They argued that Brahmins were here of the Aryans invader. वो आर्यन इन्वेडर्स के हैं जो कि नॉर्थन साइड से आए थे. उन्होंने इस साउथर्न एरिया को क्या किया, जीत लिया और यहाँ की जो द्राविडियन रेस थी उसके ऊपर आप कह सकते हो आधिपत्य जमा लिया.
परंतु यहाँ पर रहने वाले जो ओरिजिनल पर्सन है वो द्राविडियन कास्ट को फॉलो करने वाले इंडिजीनियस मीन्स यहाँ के लोकल पर्सन है। ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियर they joined Congress and left it when he found out that the lower caste were made to sit at the distance from the upper caste. कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन की क्योंकि 1885 के अंदर कांग्रेस बन चुकी थी। उन्होंने कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया, पर उन्होंने देखा कि अपर कास्ट से काफी दूरी पर लोअर कास्ट के व्यक्ति को बिठाया जाता है, तो इसके लिए उन्होंने इसको छोड़ दिया। Carrier founded the self-respect movement and argued that untouchables were the true upholders of the original Tamils and Dravidian culture, which had been subjugated by the Brahmins. कि जो ये ओरिजिनल पर्सन है ना, ये वो तमिल, ये वो लोअर कास्ट वाले पर्सन है जो जिनको आप नीचे बिठाते हो। ठीक है, ये ब्राह्मण्स है, ये जो आर्यंस है, ये तो नॉर्थ से आया है, ये यहाँ के व्यक्ति नहीं है। ठीक है, तो इस बात के लिए उन्होंने जो पेरियर थे या आप कह सकते हो डिफरेंट टाइप के जो सोशल रिफॉर्म थे, उन्होंने उसके लिए प्रयास किया। ठीक है, पेरियर वाज अ क्रिटिक ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर आल्सो, especially the code of the Manu, the ancient lawgiver, and the Bhagavad Gita and the Ramayana. According to him, these texts had been used to establish the authority of Brahmins over the lower caste and the domination of man over the women. तो कहता है कि भाई ये जो चीजें है ना, ये जो स्क्रिप्चर्स हैं, ये स्क्रिप्चर्स केवल हमें ये सिखाते हैं कि ब्राह्मण जो करे, डोमिनेट करें लोअर कास्ट के ऊपर, साथ ही साथ मेल का डोमिनेट हो फीमेल के ऊपर। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, इनका विरोध किया। These assertions did not go unchallenged. अब उन्होंने जितने भी assertions किए, जितने भी ये प्रोटेस्ट किए, जितने भी ये चैलेंज किए, ये अनचैलेंज नहीं थे, which lead to rethinking and self-criticism among the upper caste nationalist leaders also. जो अपर कास्ट के लीडर्स थे भी, उन्होंने भी अपने आप को सेल्फ उनको पढ़ा, दोबारा से रीथिंक किया और खुद सेल्फ उनको क्रिटिसाइज किया। बट द ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी रिएक्टेड बाय फाउंडिंग सतनाम धर्मा सभा and Bharat Dharma Mahasabha in the north and association like the Brahman Sabha in Bengal. The objective of these association was to uphold caste distinctions as the cornerstone of the Hinduism. इन व्यक्तियों ने क्या कहा कि जो कास्ट सिस्टम है वो हिंदू धर्म का कॉर्नर नींव मानी जाती है। ठीक है, और उन्होंने कहा कि ये चीज हमारे वेद धर्म ग्रंथ इनके अंदर ऑलरेडी सैंक्शन किए गए हैं, तो हमें इनको फॉलो करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इन सब चीजों को जो ब्राह्मण पर्सन थे उन्होंने भी इसके लिए क्या किया, अपने एविडेंस प्रोवाइड किए। सो स्टूडेंट्स, द चैप्टर इज ओवर, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।